हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और ज़रार खुड़ो का सलाम कबूल कीजिए। मायूसी के इस दौर में अगर खुशी की खबर आए तो सेलिब्रेट करना बनता है, और अगर खेलों की दुनिया से आए तो ज़्यादा सेलिब्रेट करना बनता है। और कल निस्फ जब ये ख़बर आई कि पाकिस्तान के जो वेट लिफ्टर हैं नू दस्तगीर बट गुजरांवाला से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पाकिस्तान के लिए पहला तलाई तमगा यानी सोने का तमगा जीता है, तो लुत्फ़ दोबाला हो गया, ट्रेंड्स चल पड़े और लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, उससे कबल हमारे जो एक जूडो के माहिर हैं शाह हुसैन शाह, उन्होंने भी ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया। तो 6 दिन से बड़ी बात हो रही थी कि कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान की कारकर्दगी, चाहे वो क्रिकेट के हवाले से हो, विमेन क्रिकेट के, बैडमिंटन के या दूसरे गेम्स के हवाले से, बहुत मायूसकुन है। और इससे पहले कि हम मायूसी मज़ीद फैलाते, इन दोनों एथलीट्स ने हमारे लिए वो गोल्ड ले आए और बिल्कुल सिस्टम चेंज हो गया। नू दस्तगीर बट गुजरांवाला से उनका ताल्लुक़ है, जैसे मैंने बताया, 24 साल के हैं और इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स वो पाकिस्तान के लिए जो कांसी का तमगा है वो जीत चुके थे। और बकौल उनके वालिद साहब जो ख़ुद वेट लिफ्टर रहे हैं, वो खासे नाराज़ हुए थे उस पर, और उन्होंने कई दिन तक उनसे बात नहीं की थी कि इतना छोटा मेडल लेके आए, कि ऐसा मेडल लेके आए। तो उन्होंने न सिर्फ मेडल लाए बल्कि कॉमनवेल्थ का वेट लिफ्टिंग का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दिया। ये बात तो सबसे पहले हम छा गए भट्ट साहब। हाँ, भट्ट साहब छा गए, और भट्ट साहब की ही ज़बानी सुनते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। मैंने कल यूके में होने वाली बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा हासिल किया, और मैंने इसके साथ साथ मैंने 3 जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के रिकॉर्ड भी किए हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा है। और इंशाल्लाह ये जो मेडल है मैं डेडिकेट करता हूँ अपने वालिद साहब को। ये उन्हीं की मेहनत है, ये उन्हीं की मेहनत की वजह से आज ये मेडल आया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह अगर मैं मेहनत करता रहा तो इंशाल्लाह ताला पेरिस जो ओलंपिक्स है वहाँ पे मैं पाकिस्तान के लिए मेडल लूँगा। और इंशाल्लाह ताला अगर आप सब भाइयों की, पाकिस्तान कौम की अगर इसी तरह दुआएं मेरे साथ रहीं तो इंशाल्लाह ताला वो टाइम भी दूर नहीं इंशाल्लाह जब मैं पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए मेडल लूँगा। भट्ट साहब को पूरे पाकिस्तान से कंग्रेचुलेशंस मिली हैं, और बार बार वो अपने वालिद साहब का नाम लेकर मेडल दिखा रहे हैं कि यार इस दफ़ा तो प्लीज़ बात करें। जैसे हमने बताया लास्ट टाइम वालिद साहब ज़रा नाराज़ हो गए थे, तो वालिद, उनके वालिदैन के तासुरात अब क्या हैं ये सुनते हैं। सबसे पहले तो यही है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मतलब कि ये नूह को आज़ाद बख्शा है, और जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें इन काम में। और हम खुश भी हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि अल्लाह ताला ने उसको मतलब कि पाकिस्तान की आवाम जो तरस गई हुई थी मेडल को सुनने के लिए, आज 5-6 दिन हो गए थे कॉमनवेल्थ गेम शुरू हुए थे, कोई मेडल मतलब कि नहीं आ सका था, लेकिन इसने मतलब कि गोल्ड लेके मतलब कि आवाम का जो एक दिली ख्वाहिश थी या जो उनकी तकलीफ़ थी उसको इसने दूर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि अल्लाह ताला ने ये आज़ाद नूह को बख्शा है। ये दिन रात की मेहनत का, उसका 12 साल की मेहनत का ये आज रिज़ल्ट है, सिला है, अल्लाह ताला ने दिया है। तो ये उसकी मतलब कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज्जत दी है कि वो जो है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। आपको पता ही है कि जिस तरह पूरे मुल्क में मतलब कि पहला गोल्ड है, अभी तक इतने दिनों से कुछ भी नहीं आ रहा था। कल एक पहले ब्राउन आया, तो फिर उसके बाद ये गोल्ड आया। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने इतनी मेरे बेटे को भी इज्जत दी और हमें भी दी और इस मुल्क को भी दी। जी, और जाहिर दे मस्ट बी प्राउड, द होल नेशन इज़ प्राउड कि इन्होंने। अच्छा, इनके वालिद साहब जिनके बारे में हमने बात की, ग़ुलाम दस्तगीर भट्ट साहब 5 मरतबा ख़ुद जो है सैफ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, रिकॉर्ड होल्डर हैं, और 18 मरतबा कौमी चैम्पियन भी रहे हैं। तो फिर तो उनका गुस्सा बनता था। उनका गुस्सा बनता था। बहरहाल वेल डन नू। और पाकिस्तान के लिए मेडल्स अभी 2 आए हैं, और आगे हमारे रेसलर्स जो हैं जिनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से ही है, शहर पहलवानों का, वेट लिफ्टर्स का गुजरांवाला ही है। तो देखें, बहुत उम्मीदें हैं। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल गफ़ार मौजूद हैं। गफ़ार, 3-4 आप तो स्पोर्ट्स का ख़ुद शो भी करते हैं, और बड़े दिनों से ये बहस चल रही थी कि पाकिस्तानी एथलीट्स या पाकिस्तानी जो हैं कोई मेडल नहीं ला रहे,
तो जब ये सारा कुछ हुआ, आपने भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बड़ी एक्साइटेड किस्म की ट्वीट्स की और कि यस, और एवरीवन वाज, वज़ीर आज़म ने भी की थी, वज़ीर आज़म ने भी की। तो ये जो हमारा अब 2 मेडल्स तो आ गए हैं, आगे के क्या प्रोस्पेक्ट्स आपको लग रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब और ज़रार साहब। देखिए थोड़ा सा बस ये था कि हमेशा हमें रेसलिंग में जो कि हमें ओवरऑल 26 मेडल हैं पाकिस्तान के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, 26 गोल्ड हैं, उनमें से 2 वेट लिफ्टिंग में, और रेसलिंग में हमें 21 मेडल मिले, जिनमें से सिर्फ 8 मेडल जो है हमें लगातार मिल गए थे। जो 1962 में पर्थ में हमारे जो गेम्स हुए थे उस पर के। तो उम्मीद हमारी हमेशा रेसलिंग में होती है, वेट लिफ्टिंग में, लेकिन इस बार चूंकि जेवलिन थ्रो के अंदर अरशद नदीम मौजूद हैं, इनाम बट अपने कल 4-5 रेसलर्स के हमरा, उनकी भी कल मुकाबले शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हम शजर अब्बास को जरूर जिक्र करें, क्योंकि 20 साल बाद पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी जो है वो नेक्स्ट राउंड में पहुंचा है, जो कि 200 मीटर रेस है, तो वो एक बड़ा एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है। तो ऐसा है कि ये मोमेंटम जो है ना मुर्शिद साहब और ज़रार साहब शुरू हुआ था, आपको याद होगा ओलंपिक्स में तलहा तालिब, अनफॉर्चुनेटली कुछ उनके डोपिंग और दीगर मसाइल की वजह से वो यहाँ नहीं है, लेकिन अरशद नदीम वहां भी 5वें नंबर पर आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नीरज चोपड़ा इंजरी की वजह से बेशक नहीं आ सके, लेकिन दुनिया का हर एथलीट ओलंपिक के बाद से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान 4 से 5 इंटरनेशनल इवेंट खेलता है, रैंकिंग इंप्रूव करता है, अपने गेम को इंप्रूव। हमारे यहाँ तो अरशद नदीम बेचारे को एक इवेंट मिला, उसके बावजूद वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी 5वें नंबर पर आ गया। अभी भी वो इंजरी के शिकार है, उसकी इंजरी मुश्किल उसको क्लियर करके वो इन एक्शन होंगे। लेकिन चलिए, फिर भी हौसला अफजा बात है, नूर दस्तगीर बट ने जो कारनामा सर अंजाम दिया, आई थिंक वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं था। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए थे इनाम बट, जो कि कल पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी करेंगे। 2 मरतबा कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो होप मौजूद है, टैलेंट मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम वही है जो हम बात करते हैं हर खेल में, इंफ्रास्ट्रक्चर की। जी प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम आपने जो अपने मुख्तसरन बयान की है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि अभी ये खुशी का मौका है, शायद ये सवाल इस वक्त नहीं बनता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये जो भी जो मेडल जीते हैं इन्होंने, इसमें इंतजामिया और ऑफिशियल्स का कोई किरदार है या उनके बावजूद जीते गए हैं? देखिए, नूर दस्तगीर बट के केस में बड़ा क्लियरली आप ये कह सकते हैं कि उनकी फैमिली के अंदर ये चीज मौजूद है। उनके भाई जो है अंजला दस्तगीर, वो भी शरीक हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। उनके वालिद खुद इंटरनेशनल रेसलर, वेट लिफ्टिंग और ये तमाम खेलों में रह चुके हैं। तो देखिए, गुजरावाला के अंदर तलहा तालिब का ताल्लुक भी वहीं से, गुजरावाला से ही ताल्लुक इनाम बट का। उस शहर की मिट्टी में रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग का ऐसा खमीर मौजूद है जिससे आपको इंटरनेशनल मटेरियल मिलता है। लेकिन आप बिल्कुल इस बात को आप क्लैरिटी से कह सकते हैं कि फेडरेशन जरूर मदद करती है, कि वो आपको फैसिलिटेट करती है आपकी एंट्री के हवाले से, आपकी बोर्डिंग, लॉजिस्टिक, लेकिन वो जो ट्रेनिंग है उसका तमाम सिला जो है वो इनके वालिद साहब को जाएगा, जो उनको कोच करते हैं। खुद नूर दस्तगीर बट को जाएगा, क्योंकि तलहा तालिब हो और अरशद नदीम हो, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम बिल्कुल स्वीप कर दें इस बात को कि उनकी फेडरेशन कुछ नहीं करती, लेकिन मैं बात करूंगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त गवर्निंग बोर्ड है, आप कह सकते हैं गवर्निंग इदारा है, जिसके पास पैसा आता है आप और हमारे टैक्स से कट कर। गवर्नमेंट का जो टैक्स, स्पोर्ट्स का पैसा सारा स्पोर्ट्स बोर्ड के पास जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह इस्तेमाल नहीं होता। यही रोना है कि वो जो स्पोर्ट्स बोर्ड के कैंप वगैरह वक्त पर लगने चाहिए और फिर हर खिलाड़ी को इंटरनेशनल टूर्नामेंट मिलने चाहिए। ऐसे ही जैसे वर्षा साहब, जैसे आपकी क्रिकेट टीम हर दूसरे महीने क्रिकेट खेलती है और फिर एशिया कप खेलती है और फिर वर्ल्ड कप खेलने से पहले 4-5 टूर करती है। अगर वो टूर नहीं होंगे तो क्रिकेट की कैसी परफॉर्मेंस होगी? यही मसला नहीं, लेकिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट मैचेस क्यों नहीं होते? आई मीन, एक तो आपने अभी जाहिर है इंजरी की बात की, वो तो अपनी जगह, मैं ये नहीं कहूंगा कि फिजियोथेरेपी बेहतर होनी चाहिए थी, इंजरी हो जाती है। क्या वजह है? मतलब ऐसे होते ही नहीं है, या वो होते हैं तो खर्चे नहीं जाते, या सही जगह पे खर्चे नहीं जाते, या फिर बस सुस्ती है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, इवेंट होते हैं सर, उसका खिलाड़ी अपना रिकॉर्ड भी रखता है, हमारे बिल में होता है कि कौन से प्लेयर को जाना है, ये जा सकता है, लेकिन फंड्स की कमी आमने यहाँ पर आड़े आती है। आपका स्पोर्ट्स बोर्ड हर खिलाड़ी को आप नहीं करता। अब मुझे आपको मजे की बात बताऊं कि आपकी जो सबसे कामयाब बैडमिंटन प्लेयर है माहूर शहजाद, जिन्होंने इस कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी अपने टीम इवेंट में एक मरतबा ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी को हराया और फिर उन्होंने मुसलसल 3 कामयाबी हासिल की। आज इंजरी की वजह से वो भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ मैच नहीं आ सकी। कैन यू बिलीव कि उनको ड्रॉप कर दिया गया था पाकिस्तान
स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से कि हमें इनसे मेडल की उम्मीद नहीं है, इसलिए खेलने नहीं जा सकती पूरी बैडमिंटन टीम। वो तो फिर हमने मीडिया में शोर मचाया, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन तक बात गई, पीओए ने फिर और जो उनकी फेडरेशन है उन्होंने उनको भेजा। तो यही प्रॉब्लम है कि आपके पास पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ये कहता है जी हम उनको भेजेंगे जिनके पास हमें मटेरियल लगता है कि जनाब ये आपकी मेडल होप हो सकते हैं, लेकिन भाई मेडल होप आप कॉमनवेल्थ गेम्स में भेज के नहीं कर सकते। आपको उनको 10 महीने 12 महीने तक ट्रेनिंग के साथ साथ इंटरनेशनल करवाने हैं। यहाँ पर फुकदान है मुबश्शिर साहब, जो टॉप ऑफ द लिस्ट आप कह सकते हैं ना, फुकदान ये है कि कोई विजन नहीं है, पता ही कोई नहीं किसी को, आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी कोई नहीं है। आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी आखिरी मर्तबा मुझे याद पड़ता है एहसान भट्ट साहब, जो एहसान मानी साहब है पीसीबी के साबिक चेयरमैन, उनको इमरान खान साहब ने कहा था कि आप स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाएं। वो स्पोर्ट्स पॉलिसी कहाँ बनी कुछ नहीं पता, क्योंकि माशाल्लाह जैसे हमारे बहुत सारे और कमेटीज बनती हैं स्पोर्ट्स पॉलिसी का, आज तक को आता पता नहीं, हालांकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म खुद स्पोर्ट्स लेजेंड थे। तो सर वो जो पॉलिसी नहीं है ना, तो आपका कोई प्लेयर पता नहीं है कि उसको कब जाना है, कि कब खेलना है, वो बेचारा अपने वीजे के लिए पैसे मांगता रहता है। आपके पास सबसे ज्यादा मेडल जो नॉन ओलंपिक गेम है स्नूकर के अंदर आपको जो है मिले हैं, 3 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, 2 मरतबा एशियन चैंपियन। वहां आपका खिलाड़ी हर मरतबा फेडरेशन अपने पैसों से या सदर अपने पैसों से बेचता है, उधार के पैसों से, और उसके बाद रीइंबर्समेंट होती है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। अच्छा, एक इससे पहले कि मैं थोड़ा शाह हुसैन पे भी कभी पूछना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले मैं एक काफ़ी बात हमेशा की जाती है, जैसे अभी बात की फंड्स की, या वो पॉलिसी एक अलग बात है, उस पर मैं बाद में उस पर थोड़ी देर में आते हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि सर क्यों इसलिए होता है क्योंकि हमारी सारी तवज्जो क्रिकेट पर है, और उसके साथ फिर लोग ये भी जोड़ देते हैं कि जी जो भी फंडिंग आती है वो क्रिकेट के पास आती है। अब मैं मानता हूँ इसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी और वो कह रहे थे कि यार नहीं, वो अपने फंड्स खुद ही जनरेट कर रहे होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ क्रिकेट चूस लेता है और बाकी किसी के लिए कुछ बचता नहीं है। क्या ऐसा ही है गफ्फार? देखिए, ये बड़ी क्लियर बात है सर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टोटली इंडिपेंडेंट काम करता है। उसको गवर्नमेंट से 1 रुपया ग्रांट ना कभी मिली है और ना मिलेगी, क्योंकि क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट्स है। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में शामिल है। जब पाकिस्तान एक इवेंट खेलता है ना, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप, तो हमें $1 मिलियन सिर्फ पार्टिसिपेशन के मिल जाते हैं, बिकॉज वो एक मेंबर्स बोर्ड बॉडी है। तो जितने मेंबर्स आप खेलते हैं वो इतना बड़ा रेवेन्यू, जो कि आपको पता है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका पॉपुलेटेड और बड़े नेशन चूंकि क्रिकेट खेलते हैं, तो उसकी आई बॉल्स बहुत ज्यादा है। इसलिए आप देखें पाकिस्तान इंडिया मैच दुनिया के बड़े स्पोर्टिंग इवेंट में शुमार होता है। तो हमें क्रिकेट को तो ब्लेम नहीं कर सकते। ये जरूर है सर कि क्रिकेट के जगह जब खिलाड़ी जीतता है, अब आप देखिए पाकिस्तान की टीम जीत कर आई चैंपियंस ट्रॉफी, तमाम टीम को 1-1 करोड़ रुपए मिला, तमाम टीम को, हर खिलाड़ी को, यानी कि 20 करोड़ रुपए आपने टीम को बांधे। आपने नूर दस्तगीर बट को कल 50 लाख रुपए अनाउंस किए हैं। आप बोलते जी हमारी स्पोर्ट पॉलिसी में ओलंपिक जो मेडल है ना जी, उसके 1 करोड़ मिलेंगे। और भाई भारत के अंदर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट 75 लाख रुपए देती है आपके एक मेडल के। आपकी जो मोदी साहब की गवर्नमेंट, जिनको हम ऑब्वियसली हर वक्त लान तान तो करते रहते हैं, लेकिन हमें उनसे सीखना पड़ेगा कि भाई वो अपने प्लेयर्स को फोन करते हैं, उनको फोन करके हौसला अफजाई करते हैं, अपने खिलाड़ियों को पैसा देते हैं। आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंदर जो एक और बड़ा मजाकिया चीज है वो ये है कि आपका ओलंपिक का तो चले 1 करोड़ पे है सर, आपने कॉमनवेल्थ को दिए 50 लाख। अभी जिनका आप साहब का जिक्र करेंगे हुसैन शाह के साथ जो शाह हुसैन है, आपने सिर्फ 10 लाख रुपए उनको अनाउंस किए हैं ब्रॉन्ज मेडल के लिए। गवर्नमेंट के पास सिर्फ 10 लाख रुपए एक ऐसे शख्स के लिए जिसकी वजह से आपका नाम और आपका झंडा जो है वो दुनिया में बुलंद हो रहा है। आप जब तक रिवॉर्ड्स नहीं देंगे सर, जब तक आप प्रॉपर इनको मैचेस नहीं देंगे, आप मेडल की उम्मीद आपने बड़े आराम से कर लेते हैं। सोशल मीडिया बेचारी वो हमारी बैडमिंटन टीम के मुतालिक उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, क्रिकेट टीम के मुतालिक। पहले आप फैसिलिटीज दीजिए, पहले आप उनके लिए रिवॉर्ड्स रखिए, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस कीजिए। अच्छा, क्रिकेट टीम के बारे में आए तो विमेंस क्रिकेट टीम ने सारे मैचेस ही ऑलमोस्ट हार गई, तो उस बारे में क्या है? जाहिर है हमारी विमेन क्रिकेट टीम अच्छी थी और सेमीफाइनल्स तक पहुंची है वर्ल्ड कप में भी, लेकिन इस दफ़ा ये जो हुआ है तो क्या थोड़ा सा बताएंगे कि विमेन क्रिकेट टीम के साथ क्या प्रॉब्लम है? मुर्शिद भाई, हमारी टीम वुमेन की ना कभी भी ए या बी कैटेगरी में भी नहीं आती है, थोड़ा सा 3rd टियर पे आते हैं। हमने वर्ल्ड कप का कभी सेमीफाइनल नहीं खेला। हमने साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड था, एशियन गेम्स के अंदर सना मीर की क़यादत में। वो हमारा एक टॉप पॉइंट था जहां से हमें रिकग्निशन मिली, हमारे लोगों ने क्रिकेट को, वुमेन क्रिकेट को संजीदा लिया। थोड़ी सी सर वुमेन क्रिकेट में 2 तरफा बातें हैं। एक आपकी सोसाइटी, आपको पता है कि कितने बच्चियां हमारे यहाँ हमारे सोसाइटी में लोग अलाउ करते हैं, कितना हमारे पास टैलेंट पूल है। आप खुद सोच लीजिए कि कितनी बच्चियों को इजाजत मिलती होगी, तो सोचिए उतना ही टैलेंट पूल है
और उसमें मैं जरूर ये कहूंगा सर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुसूसन जो आपके एक्स चीफ एग्जीक्यूटिव थे वसीम खान साहब, उन्होंने डबल किया आपकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को। आपकी जो इकोनॉमी क्लास में लड़कियां ट्रैवल करती थी उनको फर्स्ट क्लास किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर क्रिकेट पे थोड़ा सा तनकीदी जायजा यूं भी लेना पड़ेगा कि हमारा टैलेंट पूल सर बहुत छोटा है। हम सिर्फ 30-35 लड़कियों के आसपास घूम रहे हैं, जबकि मेंस क्रिकेट में ये तादाद 500-600 और 1000 तक चली जाती है। तो आपको फ्रेश जो है ना वो कुछ ब्लड चाहिए होगा। आपको पूरे पाकिस्तान में टैलेंट हंट करना पड़ेगा, आपको डिपार्टमेंट की टीमें बनाना पड़ेगी। देखिए मेंस क्रिकेट वुमेन क्रिकेट का मवासा तब होगा जब पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे होगा। गफ्फार ये भी तो है कि स्कूल्स कॉलेजेस लेवल पे भी तो खिलाना पड़ेगा ना, वहाँ क्यों नहीं होता? मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स, मसलन मेरी अपनी बेटी है या बच्चियाँ जो हैं उनको बिल्कुल स्कूल कॉलेज लेवल पे ही साइड पे कर दिया जाता है कि लड़के खेल रहे हैं और आप सिर्फ देख सकती हैं या चीयर लीडिंग कर सकती हैं फॉर दैट मैटर। तो ये चीज़ तो स्कूल से शुरू होगी ना। बिल्कुल आपने ठीक कहा मुर्शिद साहब, क्योंकि क्लब लेवल आपकी जो है ना वो बुनियाद है आपकी मेंस क्रिकेट की। वो कि हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा स्कूल क्रिकेट उस तरह नहीं होती प्रोफेशनल तरीके से। हमारा बच्चा स्कूल क्रिकेट में परफॉर्म करके क्लब क्रिकेट पे पहले आता है, क्लब के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से फिर रीजन, रीजन से फिर फर्स्ट क्लास और फिर वो नेशनल टीम से जाता है। वुमेन क्रिकेट में ऐसा कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। आपने ठीक निशानदेही की कि आपकी जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनको पहले आपकी पीसीबी को भी यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा बात करें डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से, आपकी टीमें बनी हो। बमुश्किल आपकी जो है ना मुर्शिद साहब, जब आपकी वुमेन नेशनल चैंपियनशिप होती है आपकी बमुश्किल टीमें बन पाती हैं, तो फिर आपकी नेशनल टीम का इंतखाब भी उन्हीं गिनी चुनी लड़कियों से होता है। देखिए टैलेंट है वुमेन क्रिकेट के अंदर, लेकिन इसमें आई थिंक जो मैंने नोट किया इस कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर स्पेशली भारत के खिलाफ मैच में, उनकी लड़कियां ना सिर्फ पूल बड़ा है, टैलेंट बड़ा है, बल्कि मैंने देखा नेक्स्ट लेवल इस लिहाज से कि पावर हिटिंग, फिर आपकी जो एक स्टैमिना, फिजिकल फिटनेस वो बहुत बेहतर है। हमारे मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि सोसाइटी वाइज हम इतनी फिट नेशन नहीं है और खुसूसन तौर पर खवातीन क्रिकेट के मामले में हम बहुत पीछे हैं भी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आपने की सॉरी मोहसिन, फीमेल की आपने बात की और आपने टैलेंट पूल की बात की, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 4 पाकिस्तानी जो compete कर रहे हैं स्विमिंग में कॉमनवेल्थ गेम में से, उनमें से 3 खवातीन हैं। आपके पास जहानारा नबी हैं जिन्होंने अभी हीट्स में अपना ही नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है। आप बिस्मा खान हैं जिन्होंने 2019 में साउथ एशिया गेम्स में सिल्वर मेडल लिया था और फिर समर ओलंपिक्स में भी कम्पीट किया था टोक्यो में, और फिर मिशेल अयूब हैं। तो अब क्रिकेटिंग नेशन तो हम फिर भी हैं, ज़्यादातर मेन खेलते हैं लेकिन और ख़वातीन भी खेलती हैं। हम स्विमिंग नेशन तो ज़्यादातर मेरा ख्याल है कभी तस्वुर नहीं किया गया एज सच। तो इन ज़रा 3 के बारे में अगर थोड़ा सा मुझे हमें बैकग्राउंड बता दें, जो हमारी फीमेल स्विमर्स हैं, और आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से कोई कुछ उम्मीद आपको नजर आती है? देखिए सर, एशियन या साउथ एशियन गेम्स तक तो हम फिर भी स्विमिंग में कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें हमारी पार्टिसिपेशन मेयर एक पार्टिसिपेशन होती है। अक्सर तो हमें क्वालिफिकेशन बड़ी मुश्किल से मिलती है, या वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती हैं, या फिर जो कोटा सिस्टम होता है, तो हम कोई बहुत होप से तो जाते नहीं, इसलिए हमेशा से हम बहुत पीछे हैं। और दूसरा आपने ठीक जो बात की, असल में वही बात है, जैसी सोसाइटी है, जैसी फैसिलिटीज हैं, वैसा ही टैलेंट और वैसा ही आपकी फिर होप्स होनी चाहिए। स्विमिंग में हम बहुत पीछे हैं, उसकी वजह यह है कि हमारी जो मेंस टीम भी है, आप देखें ना, आपने ठीक कहा कि हमारी एक सिर्फ पार्टिसिपेशन है, टोटल 4 स्विमर्स हमारे गए, 3 खवातीन है, लेकिन उसमें ज्यादातर हमारी ठीक है परफॉर्मेंस जो है ना हमारी एशियन गेम या साउथ एशियन गेम से ठीक होती है, लेकिन ओलंपिक में तो हमेशा वाइल्ड कार्ड एंट्री पे जाते हैं, या हमारी कोई चांसेस ही नहीं होते क्वालिफिकेशन के। ये जिन आपने स्विमर्स के नाम लिए, जो उनकी परफॉर्मेंस है, यही एक्सपेक्टेड था और यही हुआ जो उसके अंदर हुआ है। लेकिन बात वही है कि हम इन बच्चियों को या इन लड़कियों को, लड़कों को कितनी मरतबा इंटरनेशनल स्विमिंग में दरार साहब भेजते हैं। हमने पूरे साल में कोई कंपटीशन सुना नहीं इनका कभी जाते हैं। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उन स्पोर्ट्स को। देखिए अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेली जाती, अभी खेली जा रही है, बहुत फैसिलिटीज होंगी, लेकिन टैलेंट नहीं ला सकते आप हर स्पोर्ट्स का। हर मुल्क के अलग डायमेंशन है, अलग जो है ना वो वहाँ पे टैलेंट्स हैं। मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ रेसलिंग, आपकी जो जूडो है, आपका जो वेट लिफ्टिंग है, आपकी टेबल टेनिस में अभी आपका जो फात ख्वाजा है वो 2 मैचेस जीत चुके हैं, बैडमिंटन है, स्नूकर चुके, अनफॉर्चुनेटली स्नूकर आपका नहीं है, आपका ओलंपिक स्पोर्ट, लेकिन ओलंपिक आपकी इवन आर्चरी आ सकती है। सर आर्चरी में आपको कोई बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं, लेकिन आपको रेगुलर खिलाना है, आपको सिर्फ ट्रेनिंग देनी है। मसला वही है सर कि हमने आइडेंटिफाई नहीं किया कि हमारे टैलेंट कहाँ हैं। हम
तितर-बितर है स्पोर्ट पॉलिसी में, वरना आपको और मुझे पता होती है कोई स्पोर्ट पॉलिसी है। सही है, बहुत मतलब कि आइडेंटिफाई नहीं किया, फोकस नहीं, पॉलिसी नहीं बनाई आपने, और उसके बावजूद अगर एथलीट्स ला रहे हैं गोल्ड और तो क्रेडिट तो इनको ही जाता है ना, क्रेडिट तो इनको ही जाता है। एक वक्फा लेते जी, वक्फे के बाद आते वेलकम बैक। और आज जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं उनकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि मेरे ख़्याल में बहुत कम लोग ऐसे हैं, और उन्होंने जो एज़ाज़ अपने नाम किया है वो भी इतना इंस्पायरिंग है कि शायद बहुत कम पाकिस्तानियों के हिस्से में, बल्कि शायद 2 ही पाकिस्तानियों के हिस्से में ये एज़ाज़ आया है। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नवाज़, जो दुनिया की सबसे मोतबर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड की यूनियन के सदर मुंतखब हुए हैं इस बरस मार्च में। 24 साल के हैं और ये 15 साल के थे जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ। इनके भाई हारिस उसमें शहीद हुए और इनको भी गोली लगी। उसके बाद इलाज के लिए ये यूके गए और वहाँ फिर इन्होंने एक नई ज़िंदगी शुरू की। ज़ाहिर है उस ट्रॉमा से निकलने में इनको वक्त लगा, इनकी फैमिली ने इनकी बहुत हेल्प की और फैमिली ख़ुद ज़ाहिर है ट्रॉमा में थी। उसके बाद होते होते इन्होंने अगस्त 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और जैसे मैंने बताया इस बरस मार्च में ये ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने। इससे पहले ये एजाज़ सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास था। अहमद नवाज़, बहुत शुक्रिया। बहुत हम कोशिश कर रहे थे कि आपको लें, आप यकीनन बिजी होंगे, हमें पता है, हमारी तरफ फारिग नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनियन में बकायदा काम करना पड़ता है। शुक्रिया इनवाइट करने का। जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, मेरी उम्र अभी 21 साल है एट दिस पॉइंट। सॉरी, आई एम सॉरी। हमारी उम्र क्योंकि ज़्यादा हो गई है तो हम उम्र का तकाज़ा है, भूल जाते हैं चीज़ें। तो आपके साथ भी होगा किसी दिन। अहमद, सबसे पहले तो बताइए, ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की एक बहुत ही मोतबर सोसाइटी है, तो पहले आप सोसाइटी के बारे में बताइए। जी बिल्कुल। अभी पहले सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए that I'm sitting at this place talking about this thing, इस चीज़ के बारे में बात करने का ये मौका जो अल्लाह ने दिया है अभी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो यूनियन है, so there are 2 unions, the Oxford Union and the Oxford Student Union. This is separate to the Oxford Student Union. Oxford Union जो है तो it's one of the most prestigious platforms in the world. यहाँ पर हम दुनिया भर से world leaders को यहाँ पे invite करते हैं who come here to give an address, to give speeches and interact with Oxford students. इसके अलावा जो है तो experts, मतलब world record holders या जो मतलब बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, एकेडमिक्स में वगैरह वगैरह, जो लीडिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, तो दुनिया भर से वर्ल्ड लीडर्स और लीडिंग एक्सपर्ट्स को हम ऑक्सफोर्ड यूनियन में इनवाइट करते हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनियन जो है तो इसकी एक बहुत बड़ी प्रेस्टीज बनी है ओवर द लास्ट 2 centuries. इट वाज बिल्ट इन 1823 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो तब से जो है तो इसकी प्रेस्टीज मिलती जा रही है। यहाँ पे मतलब क्वीन एलिज़ाबेथ बज़ात खुद आई थी कुछ अर्सा पहले, दलाई लामा, मदर टेरेसा, माल्कम एक्स, ये सारे मतलब जो हिस्टोरिकल जायंट्स हैं तो दे हैव कम टू द यूनियन एंड नाउ अभी जो है तो अल्लाह ने हम पे रहम किया है कि दैट आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनियन and I will be hoping to carry on this tradition of hosting world leaders and world experts. अच्छा, अब अहमद, ऑक्सफोर्ड यूनियन एंड आई मीन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने कहा था कि सेकंड फॉरेन प्रेसिडेंट ही है ना ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनियन। ये मतलब हर मुल्क में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। अब हमें पता है कि ऑक्सफोर्ड एक मतलब बहुत बड़ा आइकॉन है, ना सिर्फ दुनिया का बट पर्टिकुलरली ऑफ द यूके, और एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर भी होता है। तो आप आए यहाँ पाकिस्तान से, राइट, और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड में वो पता है कि जी ये हॉल है, इसमें यूँ दाखिल होना है, आपने इस हाथ से खाना है, यूँ ड्रेस करना है, यूँ बिहेव करना है। ये ट्रांजिशन आपके लिए कितनी आसान या मुश्किल थी? जी, ट्रांजिशन जो है तो पहले से जब हम यूके में आए तकरीबन 2015 में, तब से मुश्किल थी, इसलिए क्योंकि हमें इंग्लिश इतनी नहीं आती थी। हम पेशावर से आए हुए थे, तो यहाँ पे आके मतलब totally different cultures, totally different language, mannerisms were different, people were different,
every aspect of life was different जब हम यहाँ पे UK में आए 2015 में. तो adapting to that over time, जब मैं स्कूल गया, स्कूल से आके जब ऑक्सफोर्ड में दाखिला मिला, तो one starts to over time adapt and realize what is required to sort of achieve these aims. और यहाँ पे especially ये जो ऑक्सफोर्ड है, it's one of the most competitive places that I've seen in my life. मैं आर्मी स्कूल में था पाकिस्तान में, which was a very competitive, healthy competitive environment, जहाँ पे bright बच्चे आते थे. यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में it's an extremely competitive environment. If you're not at the top, you will fall. तो इसलिए you have to maintain your position at the top and keep on going. So I think like generally when you're going, there are a lot of impediments as well, because for people जो यहाँ पे रह चुके हैं इस पूरी उम्र, उनके लिए adaptation to these things is very easy. Like for people who come from backgrounds like mine, it was quite a steep journey, but I think there are so many inspirations at place for me, which have always मतलब motivate किया है मुझे, ताकि मैं मतलब so that I can keep on top of this and keep adapting to these sort of situations. तो आपको इंस्पिरेशन ज़ाहिर है आपके दोस्तों से भी मिली होगी, सबसे बढ़ के आपके वालिदैन से भी मिली होगी. तो जब आपने ये सफ़र शुरू किया ऑक्सफोर्ड यूनियन की प्रेसिडेंसी के लिए, कितना मुश्किल था? आपका मुखालिफ कौन थे? मतलब ज़ाहिर है कंपटीशन तो था. This is ऑक्सफोर्ड यूनियन की जो सदारत के लिए जो कंपटीशन होती है, तो इट्स वन ऑफ द टफेस्ट, इसलिए क्योंकि बोरिस जॉनसन जो है करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके, ही रैन फॉर इट ट्वाइस. तो वो पहली दफ़ा जब लड़ा इसके लिए तो वो हार गया था. Then he ran again, and then the next time he won. Many people have tried multiple times, but it's the way that the system is designed, the Oxford Union or Oxford University or UK की जितनी भी मतलब ये बड़ी institutions हैं या it is very difficult for people from slightly more underprivileged backgrounds or people from slightly disadvantaged backgrounds to come up and take up these positions. तो मेरा जो competitions थे तो दो लड़कियाँ थी, one from the US and one from the UK. और दोनों जो थी तो they were both of course very ambitious, लेकिन also they were very well off, both of them. So it's kind of a scary position to be in when your competitors are very well off. They're able to spend a lot of money and do all of these things, make connections through those things. Lekin I think the difficulty is, the main thing is at the end of the day about connecting with people, because it is the people that will vote for you. मतलब उनकी फंडिंग भी आपसे ज़्यादा थी ना? मैंने जब इलेक्शन फंडिंग जी सॉरी जी बिल्कुल, it's a very relevant topic in Pakistan right now. That's why I mentioned that. हाँ, लेकिन मतलब over time जब मैं यूनियन में पहले गया तो मैं एक कमेटी पे था, फिर दूसरी पे you go up the ladder slowly. तो I went through every step, और every step पे जो है तो I've proved myself to be the most competent person in the room, the most competent person in the institution. तब इसकी वजह से जब presidency का ये रेस आया तो the people knew who was the most competent person regardless of who was the most well off. So our manifestos were distributed to the whole cohort of Oxford University students. They make a decision based off the manifestos. They see those. Of course, it's a democracy, so there is an element of sort of popularity. लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब जो merit है, तो it was important, and I have built that over every step that I've gone through the union. There are many impediments, especially people from non-traditional, non-white backgrounds. वो जब आगे आते हैं इस तरह की इंस्टीट्यूशन में, तो ये लोग मतलब भरपूर कोशिश करते हैं ताकि मतलब अब ये अहमद, अब ये मैं यहीं आना चाह रहा था, पहले भी मैं यहीं आना चाह रहा था, मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आपने जिक्र कर दिया. एक तो होगी क्लास डिवाइड, अमीर और गरीब की, एक होगी कनेक्शंस की डिवाइड, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है पुराने लोग हैं, सबके साथ जान पहचान है, हो सकता है कहीं फूफी भी बैठी हो कमेटी पे, नहीं पता आपको. और एक आ गई रेशियल डिवाइड. अब यूके की रेसिज्म और अमेरिका की रेसिज्म में मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा फ़र्क होता है. वहाँ पर अमेरिका में वो थोड़ा सा खुल के आते हैं और यहाँ पर शायद थोड़ी सी सेटल होती है. तो अगर आप हमें एक कोई एग्जाम्पल दे दें कि किस तरह मतलब वो लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, आप जैसे लोगों को, और आपने उसके कैसे डील किया उसके साथ? बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा. यूके में भी है रेसिज्म, यूएस में भी है, लेकिन यूके में बहुत और सटल रेसिज्म है.
It's more on the institutional level, or generally on the sort of what we call the unconscious bias sort of level. तो यहाँ पे मतलब जब आप प्रेसिडेंट के लिए लड़ते हैं फॉर इंस्टेंस, तो आप टीम में लड़ते हैं, मतलब पार्टीज होती है तकरीबन 20 बंदों के साथ जाते हैं आप into the election. तो you need the combination of 20 best people to be able to sort of be in the good position to win. Of course, it ultimately comes to who the best presidential candidate is. लेकिन जब आप उस हद तक आते हैं तो you need a team of 20 people who are running with you for different positions, जो who are equally as able and as competent. तो that is one of the instances where this sort of comes into light कि जो मतलब for instance ये जो traditional लोग जो होते हैं, जो थोड़े sort of like whites वगैरह, तो they usually sort of, let's say, come together in that situation where you are left where it's difficult for you to put a team together. Lekin I think one of the big lessons that I've learned from my time over this journey is that there is no point in crying over these problems that exist. These problems have existed for centuries. These problems will exist for a long, long time after we have lived. Lekin it is about, what I've learned is it is about persevering, and it is about succeeding despite of these impediments that are here. So I think मेरी जर्नी में तकरीबन पूरी मेरी माइंडसेट यही थी कि मतलब मैंने रोना नहीं है कि ये अनफेयर है या वो अनफेयर है. I have to either make it fair or just go through it and persevere through it. अहमद, यहाँ एक वक्फा लेना, और आपने क्योंकि मैनिफेस्टो का आपने जिक्र कर दिया तो हम यहाँ बड़े मैनिफेस्टोस के सताए हुए हैं, तो हम यकीनन आपका मैनिफेस्टो जरूर सुनना चाहेंगे. अब इसके बाद क्या प्लान है? अहमद is with us. अच्छा जी अहमद, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अब इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं, आगे जाके आप क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट्स द गेम प्लान? जी मेरा जब से तकरीबन वो हादसा हुआ और उस हादसे से मैं बच गया, which was quite a miraculous moment for me. It has been a mission of my life ताकि मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँ to do something meaningful throughout my life, not just through my practices but also do something to contribute to whether it's alleviating poverty, whether it's alleviating the refugee crisis, working on anything that will help the humankind. तो पिछले कुछ सालों से मैंने कोशिश की कि radicalization पे focus करूँ, youth empowerment पे focus करूँ और बच्चों के education पे focus करूँ. तो that's what I've been focusing on over the past few years. Of course, हमने बच्चों के लिए स्कूल बनाए, refugee बच्चों के लिए सीरिया में वगैरह. तो उस अभी जो है तो मैं अभी ऑक्सफोर्ड में हूँ तकरीबन, अभी मेरे 2 साल बाकी हैं. तो इसके साथ ही और इसके बाद भी मेरी ख्वाहिश है कि so that I can continue with the campaigns that I've been doing over the last few years, whether it's for youth empowerment in Pakistan, the advocacy for Pakistani young people and young people worldwide, and all of these things that are important. I think one thing that I want to establish in this answer is that there are 2 parts to doing good. One is being good and one is doing good. मैंने खुद पहले अपनी कोशिश ये थी कि मैं एक ऐसी एग्जाम्पल बनाऊँ यूथ के लिए, पाकिस्तानी यूथ के लिए. इनकी जितनी स्टोरी इंस्पायरिंग है, जाहिर है अब वो लार्जर देन लाइफ तो हो गए हैं और फिर ग्लोबली भी सोच रहे हैं. तो मैं जैसे ही अभी राब्ता होगा तो हम थोड़ा पाकिस्तान की तरफ भी आते हैं, क्योंकि जो बाहर बैठे पाकिस्तानी होते हैं वो जब देखते हैं कि ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है तो उस बारे में भी बिल्कुल इनसे हम बात करेंगे. लेकिन जो इनकी लाइफ स्टोरी है और वो मैं पढ़ रहा था. इंटरेस्टिंग बात इसमें ये भी है कि बीच में ना अब क्योंकि लोग, आपको पता है कि हमारे यहाँ कंपटीशन लगा देते हैं, राइट. तो मुझे याद है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट हुई थी कि जी एक तो है मलाला, उनको देखो वो क्या काम करी है, उसको देखो क्या काम करी है. तो बीच में अगर मुझे सही तरह याद है तो ये खुद आए थे और साथ उनकी कुछ तस्वीरें भी और मतलब पोस्ट हुई थी, मलाला और मेरे ख्याल अहमद नवाज साहब की भी. वो कहते कि जी हमारे बीच में कोई ऐसे इख्तिलाफ नहीं है, वी वुड लाइक टू वर्क टुगेदर एंड वी आर वर्किंग टुगेदर. बिकॉज आखिरकार इन्होंने भी बात की एजुकेशन की, इन्होंने भी बात की स्कूल्स की, उनका भी मिलता जुलता सही प्रोजेक्ट है एंटी रेडिकलाइजेशन का जो वो है. अहमद, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि
ज़ाहिर है बड़े बड़े लीडर वहाँ आते हैं। सबसे पहले तो बताएं कि पाकिस्तान से आप चाहते हैं कि यहाँ का कौन सा रहनुमा वहाँ आए? बिल्कुल ज़बरदस्त सवाल है। जब मुझे इलेक्ट किया गया इस यूनियन की सदारत को, तो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन माय माइंड। आई वाज थिंकिंग कि इस तरह हम क्या कर सकते हैं टू ब्रिंग अ पाकिस्तानी एलिमेंट इनटू द यूनियन। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के सिर्फ 2 ही प्रेसिडेंट रहे हैं, सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, और उसके बाद मुझे फिर प्रेसिडेंट बनाया गया। तो आई वाज थिंकिंग ऑफ having a Pakistani element into the union as well. Pakistani leaders को मेरी ख्वाहिश है कि मैं invite करूँ, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी leaders यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनियन में आएँ. I will be extending invitations to Imran Khan Sahib, to Prime Minister Shehbaz Sharif Sahib, and of course Bilawal Bhutto Sahib, to all the leaders, and I would love to have their participation, to have their voice on this global platform. इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो हम वर्ल्ड लीडर्स लाते रहते हैं, मतलब डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ के, डिफरेंट कंट्रीज़ के लीडर्स आ जाएंगे, लेकिन एज अ पाकिस्तानी प्रेसिडेंट दिस विल बी a dream of mine to have these Pakistanis leaders come and speak about this, not just the negative things that are going on in Pakistan, but about the positive things that we've achieved over the last few decades, the things that we have done, and the things that they will be doing for the young people of Pakistan, for the upcoming generations of Pakistan. And that is what I would like to know when they visit, hopefully when they visit the Oxford Union in the upcoming. अच्छा अहमद, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि यूथ सबसे ज़्यादा कंपोनेंट है यूथ का, उनके लिए ज़ाहिर है आप भी इंस्पिरेशन है, मलाला भी इंस्पिरेशन है, और बहुत वो जानना चाहते हैं। उनके लिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा कोई पैगाम उनके लिए भी दे दें कि इतने इम्पेडिमेंट्स के बावजूद कैसे अपने आप को इंसान जो है उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जिसको वो शायद ख्वाबों में देखते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी बात एक ये है पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कि वी शुड ऑल हैव दिस फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस फीलिंग ऑफ नॉट अ फीलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट बट अ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें हुकूमत से, हमें मतलब वालिदैन से, हमें किसी से भी कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए. वी शुड बी गोइंग एंड गेटिंग इट आवरसेल्व्स. For the youth of Pakistan, this is a very important message, क्योंकि पाकिस्तान में जो है तो there is a huge youth population, लेकिन they need to understand this notion of responsibility कि हम पर एक बहुत बड़ी responsibility, अगर हमारे leaders जो है तो deliver नहीं कर रहे, हमारे guardians जो deliver नहीं कर रहे, we have to go, we have to persist through these, no matter how bad the circumstances might be, we have to persist through it, persevere through it, and go achieve what we want to see in Pakistan. We have to become what we achieve in Pakistan, what we want to achieve in Pakistan. मेरी जो है तो कोशिश यही रही है अपनी जर्नी में कि मैं अपने आप को firstly खुद एक ऐसी example बनाऊं ताकि it's an inspiration. I want to become essentially the person that I want to see every young people be in Pakistan. So this is where we start. Then we go sort of start working towards what changes we want to see, and we have to do it ourselves. So I think this is a notion of responsibility that we have to take for our country, for our society in general. And of course, there is a huge responsibility on the leadership कि वो नौजवानों को opportunities फराहम करे ताकि they can move forward. If they have the motivation, if they have the energy, they should be enabled by the leadership of Pakistan so that they can go and flourish and serve the society and the country in one way or another. Be the change you want to be. बहुत शुक्रिया अहमद अवाद हमसे बात करने का. आपको सलूट और आदैन को भी सलूट. अल्लाह आपको और तरक्की दे, हमारी दुआएं हैं, और इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे बात होती रहेगी. नाज़रीन, आज के लिए इतना ही. कल दोबारा हाजिर होंगे. खुदा हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम. अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें. और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है. मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे. सही बात.